स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अल्ताफ साहब, तो मेरे बगल में हमारे ऑफिस के इंचार्ज श्री सुरेंद्र सिंह जी भी बैठे, और आप मीडिया के दोस्तों का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ठंडी भी है और कश्मीर में आजकल ठंडी है, और इस ठंडी हवा और डेलीवेजरों को लेके मुझे एक शेर याद आता। फैज अहमद फैज का शेर है लबरेज आहू से ठंडी हवाएं, उदासी में डूबी हुई है गठाई। ये कश्मीर और डेलीवेजर दोनों को सूट करता है, क्योंकि आज हमारी हवाएं बहुत ठंडी है, और अब थोड़ी सी जो गर्मी थी, इंतजार की शायद कुछ होने वाला है, लेकिन उमर साहब ने वो गर्मी भी डेलीवेजर से छीन ली और उनको और ठंडा कर दिया। साथियों, जैसे कि जानते हैं कि कल हमारी यूटी गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर उमर साहब ने 2026 और 2027 का जो बजट पेश किया, डायरेक्शन लेस है, विजन लेस है, कोई फ्यूचर रोड मैप नहीं है इस बजट में। जहां हम बात करें, पिछले साल उन्होंने कहा था कि डेलीवेजरों को हम परमिट करेंगे, 6 महीने का टाइम मांगा था, सब कमेटी बनाई थी, लेकिन आज 16 महीने हो गए, इस सब कमेटी का रिपोर्ट नहीं आया। अब कल वाले बजट में उमर साहब ने कहा कि फेज वाइज हम डेलीवेजरों को परमिट करेंगे, और वो फिगर ही उन्होंने बताया। फर्स्ट फेज में 1 साल में कितना करेंगे, दूसरे साल में कितना करेंगे, तीसरे साल में कितना करेंगे। लेकिन जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो हमारे सोर्सेस कहते हैं, ये कहते हैं कि पहले साल 3000, दूसरे साल 3000, चौथे साल 3000, और ये कितना है। अगर ये 5 साल भी रहे, वैसे उसकी गारंटी है नहीं कि 5 साल तक रहेंगे, अगर रहे भी तो वो खाली 15,000 है, जबकि 79,000 हमारे डेलीवेजर्स है। नंबर 1। अब जिन लोगों को ये परमिट करने की बात फर्स्ट फेज में कर रहे हैं, बाकी जो डेलीवेजर्स बचे हैं, क्या उनको ये मिनिमम वेजेस दे सकते हैं? उनको मिनिमम वेजेस के दायरे में लाएंगे, और जो इन सालों में जो डेलीवेजर पिछले 25-30 साल से काम कर रहे हैं, जो ओवररेज कुछ हुए हैं, और जो लोग बड़ी तादाद में इन सालों में ओवररेज हो रहे हैं, उनके लिए उमर साहब के पास कौन सी पॉलिसी है, कौन सा रोड मैप है, और किस तरह से पॉलिसी उन्होंने बनाई है। जिस तरह से कल डेलीवेजरों, कैजुअल लेबरर्स या मुख्तलिफ जो लोग सड़कों पे आप देख रहे हैं, आज भी शायद श्रीनगर में कहीं बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था, ये फिर एक बार उनको लॉलीपॉप देने की कोशिश की गई, जिसको हम टाइम कंज्यूमिंग कह सकते हैं। करना तो कुछ है नहीं, अगर इनको करने का कुछ मन होता या कुछ करना होता, तो कम से कम उन्होंने इनिशिएट लिया होता इन 16 महीनों में। लेकिन फिर एक बार गरीब मुलाजिम, कैजुअल लेबर, डेलीवेजर, जो महज 9,000 रुपए पे काम करते हैं, जिससे ना उनका घर चलता है, ना उनकी बच्चों की पढ़ाई होती है, और ना वो बस का किराया अदा करते, उनके बारे में उमर साहब कब सोचेंगे? पहला सवाल उमर साहब से मेरा यह है। दूसरा, साथियों, जिस तरह से उन्होंने कहा 12 गैस सिलेंडर, जो पिछला वाला बजट है, जो उनका मैनिफेस्टो आया था, 12 सिलेंडर की बात उन्होंने कही थी, और कल उमर साहब ने कहा 6 सिलेंडर, वो भी किनको? AAY, जबकि वो चीफ मिनिस्टर की उन्होंने उसका पद संभाला, तब उन्होंने कहा था कि हर एक जम्मू कश्मीर के घर को 12 गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे, और आज 6 पे पहुंचे। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं, अगर वो अगले बजट तक रहे तो वो 1.5 सिलेंडर की बात करेंगे, अगर रहे। ये भी एक बहुत बड़ा धोखा जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ। और दूसरा, ये जो AAY की बात कर रहे हैं, कैसे पॉसिबल है? कास्ट बेस्ड ये सेंसस तो हुई नहीं अभी, और कैसे हम बताइए यहाँ कितने AAY के जुमरे के तहत आते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर हम रफली अब ले ले 5% लोग टोटल जम्मू कश्मीर में, वो 2 लाख लोग जिनको ये मिलने वाला है। लेकिन जब तक कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। एक और लॉलीपॉप उन AAY लोगों को, एक और झूठा वादा, एक और फरेब, एक और मक्कारी, ये जो कल के बजट में उन्होंने दिखाई। तीसरा, साथियों, मुफ्त बिजली की उन्होंने बात की थी, 200 यूनिट की बात की है। पहले तो कहा कि मीटर तवी और जहल में बहा दूंगा, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब AAY को बिजली दी जाएगी। वहां भी सेम क्वेश्चन है, अभी सेंसस हुई नहीं है, किनको आप दे रहे हो और उनकी आबादी कितनी है। अब 200 यूनिट जो ये AAY देने, उन लोगों को देने, उसको भी अब उन्होंने नकारा। अब क्या कह रहे हैं? वो सोलर पैनल लगा दे।
और सोलर पैनल में 2 लाख रुपए लगता है। जो 500,000 रुपए बिजली फीस नहीं दे सकता है, वो 2 लाख एक साथ कहां से लाके सोलर पैनल लगा दे। लेकिन उसके साथ साथ अगर मैं ये कहूं, ये सेंटर की स्कीम है, ये नरेंद्र मोदी जी की स्कीम है, पीएम सूर्या योजना। यहां भी उन्होंने कॉपी पेस्ट इसको की है। मैं उमर साहब से पूछना चाहता हूं, कितने मजाक करोगे आप जम्मू कश्मीर के शहरों के साथ? जब आप इलेक्शन लड़ी तो आपने मैनिफेस्टो में तो बहुत बड़े बड़े वादे, बहुत बड़ी बड़ी गारंटियां दी थी, लेकिन दूसरा साल आते आते 12 से 6 200 यूनिट में भी अब आपने इनकार ही कर दिया। अब उनको 2 लाख रुपए खर्च करने, सोलर पैनलिंग करनी है, तभी उन्हें वालों को ये बिजली मिलेगी। इसी तरह से साथियों, कल उन्होंने एक बात की कि हम पूरा ध्यान आप लखपति दीदी को पे दे देंगे। ये लखपति दीदी स्कीम किसकी है? ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी मां, बहन, बेटियों, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए स्कीम दी। तो आपके पास क्या है? आप जम्मू कश्मीर को क्या दे रहे हैं? आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या देना है? जो कल आप बजट आपने पेश किया, उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आपने क्या रखा है? अगर आप लखपति दीदी की बात करें, अगर आप पीएम सूर्यागर योजना की बात कर रहे हैं, ये तो सेंटर की स्कीम है। आप बताइए ना, आप तो 12 से 6 पहुंचे और अगले साल तक अगर रहे आप 1.5 तक पहुंचेंगे। आप कितनी देर तक जम्मू कश्मीर के लोगों को ये झूठे वादे और फिसलाओगे झूठे वादों में? तीसरा सर, उन्होंने कहा था कि टूरिज्म, ट्राइबल टूरिज्म, याद है आपको 1 फरवरी को देश की होम मिनिस्टर, देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने बजट पेश किया। उन्होंने उसमें एडवेंचर टूरिज्म की बात की, जो हमारे जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में, जिसके लिए बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि यहाँ पहाड़ भी है, माउंटेन भी है और स्नो पीक्स भी है, उसकी बात उन्होंने की। और उमर साहब ने कल वो बजट का वेट कर रहे थे, कल इसका नाम चेंज करके ट्राइबल टूरिज्म उसको रखा। और तो ये सब हर कोई जानता है, ट्राइबल तो पहाड़ों पे ही रहता है, और यहां भी उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। जबकि उमर साहब, आप मुझे बताइए, आपकी दूध पथरी बंद है, आपके इतने जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो बंद है, उनके खोलने के लिए आपने क्या किया? और आप कह रहे हैं मैं टूरिज्म को बढ़ावा दूंगा। कैसे पॉसिबल है? किस तरह से पॉसिबल है? आप मुझे बताइए। आपने कहा यहां की कुछ हम टूरिज्म विलेजेस डेवलप करेंगे। आप तो इन हाउस बोट वालों की बात कीजिए, 940 टोटल रह गए हैं, उन पे तो बैन लगी हुई है, वो तो एक कील भी कहीं कहीं नहीं ठोक सकते। टूरिस्ट आएगा कहां, रहेगा कहां? और वो टूरिज्म विलेज अपने बिलुवाई एमएलए को आप देने वाले हैं। और जहां आपने खानियार में ये गेस्ट हाउसेस खुलवाए हैं, उनको तो आप खोलने नहीं देते। वहां आप कह रहे हैं कि अभी एनओसी लानी है, अभी ये करना। वहां तो वो बेचारे भी आज सड़कों पे आ रहे हैं। आप किस टूरिज्म की बात कर रहे हैं? आप दूध पत्र खुला नहीं सकते, आप यूसमर खुला नहीं सकते हैं, और आप कह रहे हैं कि मैं ट्राइबल टूरिज्म स्टार्ट करूंगा। और वो भी आपने सेंटर की इस बजट में जो निर्मला सीतारमन ने कहा था, उसकी आपने कॉपी की। मुझे आप बताइए, जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए आपने क्या रखा है? जम्मू कश्मीर की मां, बेटी, बहन, जिनको हम महिला कहते हैं, उनके के लिए क्या रखा है? जम्मू कश्मीर के किसानों, जम्मू कश्मीर के मजदूरों के लिए क्या आपने रखा है? उनके लिए कुछ रखा आपने बजट में? जिस तरह से सीएम साहब कहते हैं, मेरे पास कोई जादुई छड़ी नहीं है कि मैं ये कर सकता हूं। सीएम साहब, आप खुद इतने निराश है, और निराश सीएम इस कौम को किस डायरेक्शन में ले सकता है? वो इस कौम को कौन सी डायरेक्शन ले सकता है? ये मेरा सवाल उमर साहब। जब खुद चीफ मिनिस्टर ही निराश है, इतनी फंडिंग होने के बाद, इस बार भी 1950 करोड़ ज्यादा मिले हैं। आपने तो पिछले बजट में लेपस 10% करा दिया। आप करना नहीं चाहते हैं कुछ। और अगर आप निराश है, किस बात से निराश है? अगर आप निराश है, गमगीन है, तो आपको इस कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं है। आप मुझे बताइए, एक निराश चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के लोगों को कौन सी डायरेक्शन दे सकता है? यह है एक सवाल। दूसरा साथियों, जिस तरह से मुख्तलिफ इन्होंने कल बजट में बातें की, वो तो जबानी खर्च बहुत था। हमने कल भी इस पे बात की, बहुत कुछ कहा, बड़ा उन्होंने बोला। लेकिन इस बजट में आम जो कश्मीरी है, आम जो जम्मू का शहरी है, खासकर मैं कश्मीर की बात करूं, उनके लिए क्या रखा आपने?
आपने हार्टिकल्चर के लिए क्या रखा, आपने एग्रीकल्चर के लिए रखा। आपने 2025 के बजट में वादा किया कि 2.88 लाख जॉब उसमें हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर सेक्टर से जनरेट करूंगा, और 215 से 22,000 करोड़ खर्च करने की आपने बात कही थी उस बजट में। मुझे बताएं, आज हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में इन 16 महीनों में किसी को जॉब मिला? आपने पिछली बार कहा था सेहत ऐप, वो सेहत ऐप मुझे बताइए, हम में से किसी को आज उस सेहत ऐप के जरिए डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलती है? नहीं मिलती है। ये जो कल उमर साहब वाला बजट था, ये सारा जो बजट है, ये एक महज जबानी खर्च था जिसको हम आईवाश कह सकते हैं। इसमें न तो यहां बिजनेस की कम्युनिटी के लिए कुछ था, न यहां के ट्रेडर्स के लिए था। यहां का रेड़े वाला, जिनकी रेड़े आपने उठवा दी है, उनके लिए भी कुछ नहीं था। ये कश्मीर का गरीब, कश्मीर का मजदूर, कश्मीर का किसान, कश्मीर का यूथ, कश्मीर की मां, कश्मीर की बहन, कश्मीर की बेटी, उसके लिए आपने क्या रखा है? ये सिर्फ एक कॉपी पेस्ट था। सेंटर जो बजट हुआ 1 फरवरी को जो पार्लियामेंट में पेश किया गया, उसकी एक खाली कॉपी थी और कुछ नहीं था। यहां दूसरा, मैं पीडीपी से भी मुखातिब होना चाहता हूं। आज महबूबा जी की डिमांड है फ्रूट कॉरिडोर यहां बनाए जाए। मैं महबूबा जी से सवाल करना चाहता हूं, आप तो हड़ताल और प्रोटेस्ट कर रही हो, मुझे लगता है पीडीपी का नाम बदलना चाहिए। ये अब प्रोटेस्ट डेवलपिंग पार्टी है, ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं रही। आप तो, लोग डिमांड करते हैं ट्रेन आने के लिए ताकि कनेक्टिविटी बढ़े, उनका बिजनेस ज्यादा, आप उस पे हड़तालें करवाती, प्रोटेस्ट करती है। और आज आप फ्रूट कॉरिडोर की बात करें, वो मेवा कहां जाएगा, कहां से जाएगा? इस सवाल का जवाब मुझे महबूबा जी दे दे। ये भी तो एक बड़ा कंसर्न है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो, जम्मू कश्मीर में तरक्की और टूरिज्म बढ़े, और टूरिज्म सेक्टर के लिए ट्रेनें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। आप उसमें हड़ताल करती हो, और यहां से आप कह रही है कि हमें फ्रूट कॉरिडोर चाहिए। कहां से? वो जो मेवा यहां का है वो कहां पहुंचा, वो किस तरह से पहुंचाओगे आप? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। साथियों, मैं लास्ट में यही कहूंगा, डायरेक्शन लेस, विजन लेस, कोई रोड मैप नहीं है इस बजट में। एलिवेटर, कैजुअल लेबर, मजदूर, किसान, उनके लिए कुछ नहीं है। मैं जिस तरह से मैंने एक शेर से शुरू किया था, मैं अब एक शेर, शायद उसका भी आप अच्छी तरह से मतलब समझेंगे। फैज अहमद फैज का ही शेर है, मचलती है सीने में लाख आरज़ूएं, तड़पती है आंखों में लाख इल्तिजाए। हर एक कश्मीरी के आंख में आज इल्तिजा, आरज़ू जो हमें थी इस बजट के साथ, उन आरज़ू को कल उमर साहब ने मिलिया मेट कर दिया। कश्मीरियों के लिए, जम्मू के लोगों के लिए कुछ नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्ताफ साहब, कल हमने देखा पाकिस्तान में जो अटैक किया सुसाइड बॉम्बर ने, 31 शिया मुस्लिम्स की डेथ हो गई और डजन्स ऑफ पीपल हैव बीन इंजर्ड। तो क्या कहना चाहेंगे आप उस पर? देखिए, मुझे लगता है कि 70 से ज्यादा लोग वहां मारे गए मस्जिद में, और 150 से ज्यादा जख्मी। क्योंकि पाकिस्तान बना किस पे? पहले हम इसको देखिए, पाकिस्तान का वजूद कहां से आया। पाकिस्तान का कंसेप्ट 1940 में आ गया। ये एक आर्टिफिशियल स्टेट है, ये कोई मुल्क नहीं है। और ये आर्टिफिशियल स्टेट अब अपनी रोजी रोटी किस पे कमाता है? इसी टेररिज्म पे, और इसी भीख मांगता है, इसी टेररिज्म पे। अब जो लोग, जो मुल्क जिसकी खारिजा पॉलिसी ही टेररिज्म हो, जो दुनिया को टेररिस्ट भेजता है, वहां अटैक होना ये कौन सी बड़ी बात है? और मेरा जो मानना है, जिस तरह से बलूचिस्तान में पाकिस्तान की हालत हुई, 100 से ज्यादा फौजी मारे गए 12 हमलों में, जिस तरह से पाकिस्तान वहां पिट रहा है, पक्का ये आसिफ मुनीर ने उसका अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए